चलो, तो टॉपिक का नाम देख ही लिया होगा। एचसीएफ, एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है ना। तो याद रखना, ये समापवर्तक होता है, ये समापवर्त्य होता है क्या, एलसीएम। ठीक है ना, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। तो इसको पढ़ने से पहले हमें छोटी छोटी टर्म पता होना चाहिए, जैसे गुणनखंड क्या है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है ना, यानी कि अपवर्तक क्या होते हैं और अपवर्त्य क्या होते हैं, इन चीजों में फर्क क्या है। ठीक है ना। चलो भाई, तो सबसे पहले अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लो तुम, अपवर्तक। अपवर्तक, ठीक है ना। अब अपवर्तक का मतलब क्या होता है, अपवर्तक का मतलब गुणनखंड होता है। अपवर्तक का मतलब क्या है, गुणनखंड, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है भाई, गुणनखंड। गुणनखंड, अपवर्तक का मतलब गुणनखंड। और अगर मैं बात करूं इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं गुणनखंड को फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। तो इसको समझना है कि ये अपवर्तक क्या है, गुणनखंड क्या है, यानी कि फैक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, ये समझिएगा। तो अपवर्तक का मतलब है कि कोई भी संख्या हो हमारे पास, उस संख्या को दुनिया में मौजूद और दूसरी संख्या है अगर उसको काट देती है, पूरा पूरा पूर्णतः विभाजित कर देती है, यानी कि दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने वाली सभी संख्याएं, है ना, दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने वाली सभी संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। ठीक है, यानी कि दी गई संख्याओं को काटने वाली सभी संख्या क्या कहलाती है, अपवर्तक कहलाती है। लिख लो इस बात को कि अपवर्तक का मतलब क्या है, दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली, पूर्णतः विभाजित करने वाली, सभी संख्याएं, करने वाली सभी संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। अपवर्तक यानी कि गुणनखंड कहलाती है। गुणनखंड कहलाती है। समझ में आया। ठीक है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं दूसरे शब्दों में, अगर इसी बात को मैं लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं, किसी संख्या n को, किसी संख्या n को पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित करने वाली सभी संख्याएं, n के अपवर्तक हैं। सभी संख्याएं n के अपवर्तक है। अपवर्तक यानी कि गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर है। बात समझ में आ रही। ठीक है, तो लैंग्वेज से, डेफिनेशन से समझ में आया चीज क्या कहना चाह रहा मैं तुम्हें। ठीक है, कि दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली सभी संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक यानी कि गुणनखंड कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। या फिर मैं इसी बात को दूसरे शब्दों में लिखूं कि किसी संख्या n को, n कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, प्राकृतिक संख्या हो सकती है। समझ रहे बात को, कि n को पूर्णतः विभाजित करने वाली सभी संख्याएं n के क्या होंगे, अपवर्तक होंगे, यानी कि फैक्टर होंगे, यानी कि गुणनखंड होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात यहां तक। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल से समझो चीजों को, कि ये हमारा कोई एग्जाम्पल है,
मैं कोई नंबर ले लेता हूं कि कोई नंबर हमारा, जैसे कि मैंने नंबर ले लिया 12, ठीक है, ये हमारा एक नंबर 12 है, ठीक है। तो 12 एक संख्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, दी गई संख्या। तो 12 को काटने वाली इस दुनिया में जितने भी नंबर मौजूद हैं वे सभी नंबर इस 12 के फैक्टर होंगे। ये सभी नंबर इस 12 के फैक्टर होंगे, यानी कि वे सभी संख्याएं इस 12 में मौजूद है। बात समझ में आ रही? 12 में मौजूद है, 12 के अंदर है। तो मैं देखता हूं कि 12 को काटने वाली कुल संख्या कितनी हो सकती है। भाई 12 को काटने वाली कुल संख्या क्या है? 1 से कटेगा 12, 1 से कटेगा 12 पूरा पूरा कंप्लीट। 1 के बाद ये 2 से भी कटेगा, फिर 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, 4 से भी कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 6 के बाद सीधा 12 से कटेगा। क्लियर होगी बात? और किसी और नंबर से कटेगा और किसी से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर मैं 12 को देखता हूं तो 12 1 2 3 4 6 और 12 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता पूर्णतः। तो 12 को काटने वाली सभी संख्याएं इस 12 के फैक्टर है, 12 के अपवर्तक है, 12 के गुणनखंड है। और यही बात मैंने यहां पे लिखवाया कि किसी संख्या n को पूर्णतः विभाजित करने वाली सभी संख्याएं n के अपवर्तक है। तो n यहां पे क्या हो गया हमारा 12। तो 12 को काटने वाली, 12 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सभी संख्याएं क्या होगी हमारी? 1 2 3 4 6 और 12 है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? जैसे मैं ले लू एक और नंबर, कोई एग्जाम्पल एक और ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया एक नंबर और 35 35, ठीक है। तो ये बताओ 35 को काटने वाली सभी संख्या क्या क्या हो सकती है? दिखाई नहीं दे रहा यहां से? तुम भी इधर ही आ जाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा? अच्छा उधर चलो। तो भाई 35 को काटने वाली सभी संख्या क्या क्या हो सकती है? 35 को 1 से काटा जा सकता है, 35 को 5 से काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं और खुद 35 से। और किसी और नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर है बात यहाँ पे? तो यहां से एक नोट लगाओ अपनी कॉपी पे और नोट में लिखिएगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं नोट, ठीक है। तो यहां लिखिएगा किसी भी संख्या का मिनिमम फैक्टर, मिनिमम का मतलब सबसे छोटा, दुनिया की कोई सी भी संख्या उठा लो, है ना, उसका जो सबसे मिनिमम फैक्टर होगा, किसी भी संख्या का मिनिमम फैक्टर हमेशा क्या होता है भाई? हमेशा 1 होता है। क्या होता है? हमेशा 1 होता है। मिनिमम फैक्टर हमेशा 1 होता है। समझ रहे बात को? और मैं दूसरी बात अगर लिखता हूं तो ये बोलूंगा कि किसी भी संख्या का मैक्सिमम फैक्टर, किसी भी संख्या का मैक्सिमम फैक्टर हमेशा वह खुद होती है। क्या होती है भाई? खुद होती है, यानी कि खुद वही संख्या होगी, खुद होती है, ठीक है। तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा जो अपवर्तक बनेगा, सबसे छोटा जो गुणनखंड बनेगा वो क्या होगा? हमेशा 1 होगा। क्लियर होगी बात? और किसी भी संख्या का जो सबसे बड़ा अपवर्तक होगा, मिनिमम मैक्सिमम फैक्टर होगा, वो हमेशा क्या होगी? वो खुद संख्या होगी। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे बात करूं कि 12 का सबसे छोटा जो मिनिमम फैक्टर होगा वो खुद 1 होगा, तो सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। और जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो क्या होगा? खुद होगा। बात समझो? खुद 12 ही होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 35 का, तो 35 का सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा? 1, और सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद है 35। यहां तक बताओ पहले अपवर्तक के बारे में सारी बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर होगी बात कि अपवर्तक क्या है? अपवर्तक का मतलब गुणनखंड होता है दूसरे शब्दों में, ठीक है, या फिर मैं इंग्लिश में बोलूं तो ये फैक्टर होता है। क्लियर होगी बात? तो फैक्टर का मतलब दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली सभी संख्याएं उस संख्या के अपवर्तक यानी कि गुणनखंड कहलाते हैं। या फिर मैं बोल लूं कि किसी संख्या n को पूर्णतः विभाजित करने वाली सभी संख्याएं n के अपवर्तक है। तो हमने
एग्जाम्पल लिया 12, तो 12 को काटने वाली तमाम संख्याएं वो 12 के क्या होंगे, अपवर्तक होंगे, 12 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो कितने फैक्टर है भाई 12 के, टोटल 6 फैक्टर है, 3 और 3 6, जिसमें मिनिमम फैक्टर वो हमेशा फिक्स है 1 होगा और मैक्सिमम फैक्टर फिक्स है वो हमेशा खुद होगा। बात समझ में आई? तो 35 के फैक्टर टोटल कितने हुए हमारे, 4 फैक्टर हुए। तो इसी बात को मैंने लिखवा दिया कि किसी भी संख्या का जो मिनिमम फैक्टर होगा यानी कि सबसे छोटा अपवर्तक होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, है ना। और किसी भी संख्या का मैक्सिमम फैक्टर हमेशा वह खुद होती है। तो मैक्सिमम फैक्टर यानी कि वो संख्या खुद होती है। कोई दिक्कत किसी को? अपवर्तक के बारे में समझ में आया, गुणनखंड के बारे में, ठीक है। चले आगे अगर उतार लिया हो तुमने, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखो, लिखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा हमारा, नेक्स्ट हेडिंग है समापवर्तक। समापवर्तक। अब ये समापवर्तक क्या है, समापवर्तक का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको हम, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोल लेंगे हम इसको, कॉमन फैक्टर, COMMON, कॉमन फैक्टर, ठीक है भाई। इसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो जल्दी से, ठीक है। लिखिए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, लिखिए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को 2 या 2 से अधिक संख्याओं को अलग अलग पूर्णतः विभाजित करने वाली, अलग अलग पूर्णतः विभाजित करने वाली सभी संख्याएं उन संख्याओं की क्या, ऐसे लिखो, संख्याएं दी गई संख्याओं की, दी गई संख्याओं के समापवर्तक कहलाते हैं। दी गई संख्याओं के समापवर्तक कहलाते हैं। समापवर्तक यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर कहलाते हैं। कॉमन फैक्टर कहलाते हैं। तो जो मैंने बात लिखवाई, इस बात का मतलब समझ में आया कि नहीं, ठीक है। कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को अलग अलग पूर्णतः विभाजित करने वाली सभी संख्याएं दी गई संख्याओं के समापवर्तक यानी कि कॉमन फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो इस बात को। मैं एग्जाम्पल में यहां लिख रहा हूं, एक संख्या ले ली मैंने 12 और एक संख्या ले ली मैंने 18। तो दी गई संख्याएं हमारे पास क्या है, एक 12 है और एक 18 है। बात समझ में आई? तो यही मैंने कहा कि 2 या 2 से अधिक, तो मैंने 2 संख्या ली, ठीक है। 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 12 18 और कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक यानी कि एक नंबर नहीं चाहिए, 2 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को अलग अलग पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं दी गई संख्याओं के समापवर्तक यानी कि कॉमन फैक्टर कहलाते हैं। यानी कि इस दुनिया में ऐसे जितने भी नंबर है जो 12 को भी काट दे और 18 को भी काट दे, अलग अलग बोला ना, अलग अलग 12 को भी काट दे और 18 को भी काट दे, यानी कि दोनों को काटने वाले नंबर चाहिए मुझे। और अगर वे दोनों को काटेंगे तो दोनों के क्या कहलाएंगे, कॉमन फैक्टर कहलाएंगे, समापवर्तक कहलाएंगे। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो मैं यहां देख रहा हूं कि भाई ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, एक नंबर है, एक नंबर ऐसा है जो 12 को भी काटेगा और 18 को भी काटेगा,
ठीक है ना, और 2 भी हमारा 12 को भी काटता है और 18 को भी काटता है। बात समझ में आ रही। उसके बाद क्या होगा, 3, 3 के बाद 4, 18 को नहीं काटने का, 5 नहीं काटने का दोनों में से किसी को भी, 6 सबको काट देगा। 6 के बाद और कोई नंबर जो दोनों को काट दे, नहीं है ना। तो यानी कि टोटल जो कॉमन फैक्टर है हमारे 12 और 18 के केवल 4 ही है। तो इसको क्या बोल दिया हमने, कॉमन फैक्टर। ये है हमारे कॉमन फैक्टर CF, यानी कि कॉमन फैक्टर। तो 12 और 18 के कॉमन फैक्टर हमारे कितने हुए, 4। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? कि यही समापवर्तक है। 12 और 18 का समापवर्तक कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 6 है। तो टोटल समापवर्तक कितने हुए 12 और 18 के, 4। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो समापवर्तक का मतलब कल को ऐसा हो सकता है कि तुम समापवर्तक को भूल जाओ, अपवर्तक को भूल जाओ, लेकिन गुणनखंड और ये उभयनिष्ठ गुणनखंड याद रहे, ठीक है ना। लेकिन एग्जामिनर करता क्या है, वो शुद्ध हिंदी बोलता है, ये टर्म बोलता है समापवर्तक, अपवर्तक। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है कि अपवर्तक और कुछ नहीं होता, वो गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है। समझ रहे बात को। समापवर्तक यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर होता है। क्लियर होगी बात। तो 1, 2, 3, 6 12 में भी है और 18 में भी छिपा हुआ है, ठीक है। और ये 12 को भी काट रहा है, 18 को भी, तो कॉमन फैक्टर हो गया। इसका मतलब ये 1, 2, 3, 6, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर होगी बात। कॉमन फैक्टर समझ में आ गए सबके, ठीक है। चलिएगा, अगर ये बात समझ में आई तो जैसे कि मैं कोई और एग्जांपल ले लूं, दूसरा एग्जांपल ले लो कोई भी। जैसे कि मैंने एक संख्या 24 ले ली और एक संख्या ले लो तुम कोई भी, जैसे कि 18 ले लो, है ना। ये एक संख्या मैंने, चलो 18 तो है ही हमारे, 18 की बजाय तुम कुछ और ले लो, 20 ले लो, ठीक है ना। 20 ले लो, एक संख्या और ले लो साथ में, 25 ले लो, ठीक है। और मैं अब पूछ लूं कि इनका कॉमन फैक्टर कोई बनेगा क्या? कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है इनका? केवल एक बनेगा, केवल एक बनेगा कॉमन फैक्टर, एक के अलावा कुछ और है ही नहीं। समझ रहे बात को। क्योंकि 24 और 20 के तो बन जाएंगे और भी कॉमन फैक्टर, लेकिन 25 का तो केवल एक ही बनेगा ना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि तीनों का जो कॉमन फैक्टर है वो एक है। बात समझ में आ रही। एक के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। तो एक से हमारा 24 भी कटेगा, एक से हमारा 20 भी कटेगा, एक से हमारा 25 भी। लेकिन अगर मैं 25 की जगह यहाँ पे 32 ले लूं तो अब देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो कॉमन फैक्टर सबसे पहला तो एक ही होगा, कॉमन फैक्टर सबसे पहला एक ही होगा। एक के बाद क्या हो सकता है, 2 से कटेगा, 2 के बाद क्या होगा, 3 से 24 तो कट गया, लेकिन 20 और 32 नहीं कटेगा। 4 ले लो, 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। उसके बाद क्या, 5 से 20 कटेगा, लेकिन 24 32 नहीं कटेगा। तो 6 से 20 नहीं कटेगा, 7, 8 से 20 नहीं कटता, है ना। 9 होगा, नहीं होगा, 10, 11, 12। तो अब और कोई होगा बताओ? अब तो नहीं और कोई है ना, कि जो तीनों को काट दे एक साथ, तीनों को, केवल 1, 2 और 4 के अलावा और कोई नहीं काट रहा। समझ रहे बात को। तो इसका मतलब इसके कॉमन फैक्टर क्या हुए, केवल 3 ही हुए। समझ रहे बात को। तो ये कॉमन फैक्टर है हमारा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर है बात यहां पे, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। अब यहां पे एक बात समझना छोटी सी, ठीक है भाई। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात को समझना यहीं पे। कॉमन फैक्टर तुम्हारे समझ में आ गया, कॉमन फैक्टर तुम्हारे समझ में आ गया। इस कॉमन फैक्टर से पहले क्या लगा हुआ है, हाईएस्ट, हाईएस्ट यानी कि बड़े से बड़ा, यानी कि मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दी गई संख्याओं का अगर तुम्हें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही होता है, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बताओ जरा। कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर 4 है। तो इसका मतलब इन संख्याओं का जो HCF बनेगा वो क्या बनेगा, वो 4 बनेगा। तो HCF को समझने से पहले तुम्हें कॉमन फैक्टर समझना जरूरी था, ठीक है। तो HCF का मतलब होता है कि दी गई संख्याओं में, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, परिभाषा क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। लिखवाऊंगा अलग से HCF को, अभी रुक जाओ। तो यहीं पे तुम्हें HCF समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो दी गई संख्या है 24 है, 20 है, 32 है, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या 4, 4 से बड़ी ऐसी कोई संख्या है इस दुनिया में जो इन तीनों को काट दे? नहीं। तो इसका मतलब 4 सबसे बड़ी संख्या है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर ही HCF बनता है। बात समझ में? तो HCF क्लियर हो गया क्या तुम्हारे? क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा HCF,
ठीक है, आगे बढ़ेंगे अभी हम। तो एचसीएफ भी समझ में आ गया यहां से। चलो नेक्स्ट पेज। अब लगाओ हेडिंग एक, अपवर्त्य। अपवर्त्य लगाओ, अपवर्त्य। अपवर्त्य को हम क्या बोलते हैं भाई? गुणज। और दूसरा नाम क्या बोलते हैं इंग्लिश में अगर मैं बात करूं? इसको बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या बोलते हैं? मल्टीपल। अपवर्तक और अपवर्त्य में गड़बड़ मत कर दियो। अपवर्तक क्या होगा? अपवर्तक दी गई, अपवर्तक वो दी गई संख्या है जिसको कोई काटेगा। समझ रहे बात को? अपवर्तक क्या है? उसके फैक्टर होगा। अपवर्तक का मतलब गुणनखंड। समझ रहे बात को? अपवर्तक का मतलब यानी कि फैक्टर, यानी कि दी गई संख्याओं को काटने वाली तमाम संख्याएं उस संख्या के, उस दी गई संख्या के अपवर्तक होते हैं। समझ रहे बात को? लेकिन यहां पे दी गई संख्या किसी और को काट देगी। यहां पे अपवर्त्य में क्या होगा कि जो दी गई संख्या होती है, दी गई संख्या होती है वो किसी और संख्याओं को काटेगी। या फिर मैं कह सकता हूं कि दी गई संख्याओं के पहाड़े में आने वाली तमाम संख्याएं क्या बनेगी? उस संख्या के अपवर्त्य बनेंगे। बात समझ में? जैसे कि 2 है, 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्या होगी सारे 2 से कटेगी, कटेगी। तो 2 के मल्टीपल यानी कि 2 के पहाड़े में आने वाली तमाम जितनी भी दुनिया में संख्याएं हैं वे सारी की सारी संख्या क्या होगी? 2 के अपवर्त्य होंगे, यानी कि मल्टीपल होंगे। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब मैं तुम्हें बोलूं कि 12 है, 12 का अपवर्तक, अपवर्त्य बताओ, 12 का अपवर्त्य बताओ। तो 12 के पहाड़े में आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वे 12 के अपवर्त्य हैं, मल्टीपल है। लेकिन अगर मैं पूछ लूं 12 के अपवर्तक क्या होंगे, तो 12 के अपवर्तक 6 थे, 12 को काटने वाली सभी संख्याएं। तो यहां पे, वहां पे तो था अपवर्तक में 12 को काटने वाली, और यहां है 12 से कटने वाली। अब बताओ समझ में आया क्या? कोई डाउट तो नहीं? तो वहां अपवर्तक में था 12 को काटने वाली, यानी कि दी गई संख्याओं को काटने वाली सभी संख्याएं, और यहां क्या होगी? दी गई संख्याओं से कटने वाली सभी संख्याएं, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली सभी संख्याएं। बात समझ में आई? ठीक है, तो लिखो इस बात को। दी गई संख्या, दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित होने वाली सभी संख्याएं उस संख्या की, उस संख्या के अपवर्त्य हैं। उस संख्या के क्या है? अपवर्त्य हैं। अपवर्त्य का मतलब गुणज है। अपवर्त्य या गुणज है, ठीक है ना? ठीक है। या फिर मैं ये कहूं अपने शब्दों में, अगर मैं बताऊं उस बात को, किसी संख्या, किसी संख्या n के, किसी संख्या n के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं, n के पहाड़े में आने वाली, आने वाली सभी संख्याएं, सभी संख्याएं उस संख्या, उस संख्या n के अपवर्त्य होंगे। अपवर्त्य यानी कि गुणज होंगे, गुणज होंगे। बात समझ में आई? यानी कि n से कटने वाली सभी संख्याएं जो भी होगी, जितने भी संख्या होगी, वे सभी n के क्या होंगे? अपवर्त्य बनेंगे, यानी कि गुणज बनेंगे, मल्टीपल बनेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रही बात यहां तक? ठीक है। अब इस बात को तुम एग्जांपल से समझो। एक छोटा सा नंबर उठाया मैंने 12, कि ये हमारा एक 12 है, तो 12 के पहाड़े में जितनी भी संख्या होगी वे सारी की सारी संख्या 12 की क्या होगी? अपवर्त्य होंगी, मल्टीपल होगी। जैसे कि मैं बोल दूं कि 12 एकम 12, तो 12 खुद क्या होगा? 12 इस 12 का अपवर्त्य भी है और अपवर्तक भी है। बोलो बात सही है क्या?
ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। तो बताओ ऐसे कितनी संख्या हो सकती है? तुम कहोगे सर अनंत होगी ऐसे तो, कि 12 के पहाड़े में अर्थात 12 से पूर्णतः डिवाइड होने वाली इस दुनिया में अनंत संख्याएं होगी, कोई सीमा नहीं है उनकी। किसी भी संख्या से कोई संख्या अगर कट रही है, पता नहीं दुनिया में ऐसी संख्या कितनी होंगी, तो मैं से बोल लूँ ऐसी कितनी संख्याओं को बोल लूँ अनंत संख्या होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने यहां से ये बात तो समझ ली कि भाई हमारे जो गुणनखंड होते हैं ये तो लिमिटेड होते हैं, कि 12 के जो अपवर्तक केवल 6 ही थे, 12 के जो अपवर्तक थे वे तो केवल बेचारे 6 ही थे, गुणनखंड तो 6 ही थे, लेकिन 12 के जो गुणज है वे तो अनंत है, कोई सीमा ही नहीं है। समझ रहे बात को? तो हमेशा याद रखना कि गुणनखंड तो होते हैं लिमिटेड, लिमिट में रहते हैं, ठीक है ना, 6 7 10 15 20 जो भी है ना, लेकिन मल्टीपल हो सकते हैं अनंत, मल्टीपल हो सकते हैं अनंत। क्लियर होगी बात? तो किसी भी संख्या का जो मिनिमम मल्टीपल होगा, किसी भी संख्या का जो मिनिमम मल्टीपल होगा वो खुद होगा। समझ रहे बात को? किसी भी संख्या का जो मिनिमम मल्टीपल होगा वो खुद हो सकता है। लेकिन अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि किसी भी संख्या का मैक्सिमम बड़े से बड़ा मल्टीपल क्या होगा, तो तुम्हारा जवाब होगा अनंत, कुछ नहीं बताया जा सकता। समझ रहे बात को? तो किसी भी संख्या का, लिख लो इस बात को, कि किसी भी संख्या का मिनिमम मल्टीपल, मिनिमम मिनिमम मल्टीपल वह खुद होती है, वह संख्या खुद होती है। क्या होती है? खुद, खुद होती है। क्लियर है बात? और किसी भी संख्या का मैक्सिमम मल्टीपल, मैक्सिमम मल्टीपल अनंत होता है, होता है, क्योंकि कोई सीमा ही नहीं है। मैक्सिमम मल्टीपल क्या होगा? अनंत होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी को अपवर्त्य में? नोट कर लो। नोट कर लो ये सब। तो अब ये बताओ मुझे, अपवर्तक में कोई डाउट? अपवर्तक यानी कि फैक्टर, दी गई संख्याओं को काटने वाली सभी संख्या, है ना। सिंपल सी भाषा में बात करो अगर अपवर्तक की में, तो अपवर्तक क्या होगा कि दी गई संख्याओं को काटने वाली दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी संख्या उस दी गई संख्या के अपवर्तक है, गुणनखंड है। लेकिन अगर मैं अपवर्त्य की बात करूं, अपवर्त्य यानी कि मल्टीपल की बात करूं, तो मैं बोलूंगा कि दी गई संख्याओं से कटने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है? अपवर्त्य कहलाती है। बात समझ में आई? तो एक जगह तो दी गई संख्या कटेगी और एक जगह दी गई संख्या काटती है। तो कटेगी कब? जब गुणनखंड की बात होगी, क्योंकि गुणनखंड की औकात है इतनी दी गई संख्या को काटने की। समझ रहे बात को? और दी गई संख्या अगर किसी को काटती है तो इसका मतलब वो अपने मल्टीपल को काटेगी, इसका मतलब वो अपवर्त्य है। समझ रहे बात को? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अपवर्तक यानी कि गुणनखंड, अपवर्त्य यानी कि गुणज यानी कि फैक्टर, और एक तरफ क्या पढ़ लिया हमने? मल्टीपल। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, समझ रहे बात को? ठीक है। अगर जैसे कि मैंने 16 लिख लिया, 16 ये 16 नंबर है, और मैं तुमसे बात करूं कि 16 के अपवर्तक बताओ, 16 के अपवर्तक बताओ, तो तुम क्या बताओगे? 16 के अपवर्तक, भाई 16 के अपवर्तक क्या बताओगे? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 है और खुद 16 है, और तो नहीं है। 16 के अपवर्तक यानी कि फैक्टर, समझ रहे बात को? ये हो गए। लेकिन 16 के मल्टीपल यानी कि अपवर्त्य की अगर मैं बात करूं, अपवर्त्य ये तो हमारे अपवर्तक हो गए, ठीक है। और 16 के मल्टीपल क्या हो गए? 16 ही कम, 16 दूनी 16 तिये 16 चौका, तो अपवर्त्य तो अनंत है, ये अपवर्त्य तो अनंत है। अब बताओ समझ में आई क्या? एक तरफ इस 16 के अपवर्तक है और एक तरफ इस 16 के अपवर्त्य हैं। एक तरफ 16 के गुणनखंड है, एक तरफ 16 के गुणज है, एक तरफ 16 के फैक्टर है और एक तरफ 16 के मल्टीपल है।
क्लियर होगी बात यहां तक? अब क्लियर है बात बिल्कुल एकदम कि अपवर्तक क्या है, अपवर्त्य क्या है? समझ गए बात को? और समापवर्तक क्या है? दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं को अलग अलग पूर्णतः विभाजित करने वाली सभी संख्याएं, यानी कि वहां पे दो या दो से ज्यादा संख्याएं होंगी और दो या दो से ज्यादा संख्याओं को काटने वाली दुनिया में जितनी भी संख्याएं होंगी वे सभी क्या कहलाते हैं? समापवर्तक। क्लियर होगी बात? तो अब हमारा नया टॉपिक जो होगा इसमें वो क्या होगा? अपवर्तक के बाद समापवर्त्य। क्या होगा? समापवर्त्य। लिखिएगा समापवर्त्य। समापवर्त्य। तो समापवर्त्य को क्या लिखोगे तुम? समापवर्त्य को क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ गुणज, ये होता है उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है ना? उभयनिष्ठ गुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल। इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? कॉमन मल्टीपल। COMM, कॉमन मल्टीपल। ठीक है भाई? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो लिखिएगा इसमें दो या दो से अधिक संख्याओं के पार्ट। देखो समझ लो पहले तो समापवर्त्य और समापवर्तक में क्या फर्क था, क्योंकि वहां पे हमने अपवर्तक और अपवर्त्य के बारे में तो समझ लिया कि 16 के एक तरफ मैंने लिख दिए फैक्टर सारे और 16 के एक तरफ लिख दिए मैंने मल्टीपल सारे, तो ये फर्क था। लेकिन यहाँ पे समापवर्त्य और समापवर्तक में क्या फर्क है? वहां पे समापवर्तक क्या था कि वहां पे भी दो या दो से अधिक संख्या हो सकती है, कि मिनिमम दो तो संख्या चाहिए चाहिए, दो तो मिनिमम संख्या होनी जरूरी है, एक नहीं दो संख्या चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि अगर एक संख्या लोगे तो वहां पे अपवर्त्य बन जाएगा और वहां पे अपवर्तक बन जाएगा। ठीक है ना? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? समापवर्तक या समापवर्त्य की। तो मिनिमम दो संख्या तो चाहिए चाहिए, दो से ज्यादा संख्या कितनी भी हो सकती है। ठीक है ना? तो ये कहा गया समापवर्त्य के बारे में और समापवर्तक के बारे में कि दो या दो से अधिक। अगर मैं समापवर्तक की बात करता हूं कि दो या दो से अधिक संख्याओं को काटने वाली जितनी भी संख्या होगी अलग अलग काटने वाली, तो वहां पे काटने वाली की बात कर रहा हूं। यहां पे दो या दो से अधिक संख्या होगी लेकिन वे दो या दो से अधिक संख्या वे खुद काटेगी किसी और को समापवर्त्य में। समझ रहे बात को? क्योंकि हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो दो या दो से अधिक संख्याओं के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं। समझ रहे बात को? दो या दो से अधिक संख्याओं के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं लिखो। दो या दो से अधिक संख्याओं के, बिल्कुल आसान भाषा में लिखवा रहा मैं ताकि चीजें याद रहे। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं के पहाड़े में आने वाली तमाम संख्याएं अब देखो जो पहाड़े में आएगी तो जाहिर सी बात है वो पूर्णतः विभाजित होगी, है ना? दो या दो से अधिक संख्याओं के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं, सभी तमाम संख्याएं, यानी कि वे उन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होगी ना अगर पहाड़े में आई। तो मैं इस बात को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, कि दो या दो से अधिक संख्याओं के पहाड़े में आने वाली तमाम संख्याएं अर्थात उनसे पूर्णतः विभाजित होने वाली, अर्थात उनसे पूर्णतः विभाजित होने वाली पूर्णतः विभाजित होने वाली सभी संख्याएं दी गई संख्याओं के समापवर्त्य यानी के
कॉमन फैक्टर, वो सॉरी कॉमन मल्टीपल, समापवर्तीय अर्थात कॉमन मल्टीपल कहलाती है, कॉमन मल्टीपल कहलाती है। ये बात बताओ पहले समझ में आई क्या तुम्हारे, जिस जो मैंने बात लिखी कि दो या दो से अधिक संख्याओं के पहाड़े में आने वाली तमाम संख्याएं अर्थात उनसे पूर्णतः विभाजित होने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है, दी गई संख्याओं के समापवर्तीय कहलाती है या फिर कॉमन मल्टीपल कहलाती है। यहां तक कोई दिक्कत है या नहीं, बोलो। इस बात को तुम एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल ले लू यहां पे 4, 6 और 8, ये तीन संख्या ले ली मैंने, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए ताकि चीजें क्लियर हो, ठीक है ना। एक नंबर 4 है, एक नंबर 6 है, एक नंबर 8 है। तो ये क्या हुई हमारी दी गई संख्याएं, ये क्या होगी हमारी दी गई संख्याएं। ये लिखा हुआ है दो या दो से अधिक संख्याएं, तो इस बार मैंने दो से ज्यादा ले ली संख्याएं, है ना। दो या दो से अधिक संख्याओं के पहाड़े में आने वाली तमाम संख्याएं, है ना, पहाड़े में आने वाली, यानी कि ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो 4 के भी पहाड़े में आती हो, 6 के भी पहाड़े में आती हो और 8 के भी पहाड़े में आती हो। यानी कि कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा हूं मैं, ओबेनिस्ट गुणज की बात कर रहा हूं। 4, 6, 8 तीनों के पहाड़े में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो बताओ ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जो तीनों के पहाड़े में दिखती हो तुम्हें? 24 है क्या? 24 के अलावा कोई इससे छोटी नहीं है ना। तो 24 सबसे छोटी संख्या है हमारी, 24 सबसे छोटी संख्या है जो 4 से भी पूरा पूरा कट रही है ना, और 6 से भी पूरा पूरा कट रही है और 8 से भी पूरा पूरा कट रही है। 24 से छोटा नंबर ऐसा है कोई? नहीं है। तो 24 के पहाड़े में अब जितनी भी संख्या होगी वो 4, 6, 8 से कटेगी कटेगी। अगर 24 कटता है तो 24 के पहाड़े में आने वाली जितनी भी संख्या है वो 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। तो 24 दूनी 48, 24 थी 72, 24 चौका 96, तो 24 पंजे 120। तो इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं होंगी ऐसे, और वो बहुत सारी का मतलब अनंत है। बहुत सारी का मतलब क्या है? अनंत है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ 24 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 4, 6 और 8 तीनों से कट जाए। समझ रहे बात को? तो इसको बोलते हैं हम ओबेनिस्ट गुणज। तो 24, 48, 72, 96, 120 डॉट 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 अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो 4, 6 और 8 इन सब की क्या है? समापवर्तीय है, ठीक है, कॉमन मल्टीपल है। बोलो बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है ना। अब देखो कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूं? कॉमन मल्टीपल की। सीएम की बात कर रहा हूं मैं। सी का मतलब यहां पे कॉमन है और एम का मतलब यहां पे मल्टीपल है। और हम पढ़ते हैं एलसीएम। हम क्या पढ़ते हैं? एलसीएम। तो ये एल हो गया क्या यहां पे? ठीक है ना। तो कॉमन मल्टीपल तो देखो बहुत सारे हैं संख्याओं के, दी गई संख्याओं के कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे का मतलब अनंत है। बात समझ में आई? लेकिन फिर ये एलसीएम क्या बवाल है? तुम कहोगे एलसीएम का मतलब लीस्ट होता है सर, कि लीस्ट का मतलब जो सबसे छोटा हो, और सबसे छोटा क्या है? 24 है। 24 से छोटा ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो तीनों से कट जाए। तो इसका मतलब 24 क्या बनेगा फिर? ये एलसीएम बनेगा, ये एलसीएम। बोलो बात समझ में आई क्या? कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि कॉमन मल्टीपल तो दुनिया में बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन उसमें सबसे छोटा जो नंबर होता है वही क्या होता है? एलसीएम कहलाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। और एचसीएफ में क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि भाई कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे हैं, कॉमन फैक्टर में से जो सबसे बड़ा हाईएस्ट फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर होगा, वो हमारा क्या बनता है? एचसीएफ बनता है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है ना। क्लियर है? बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। फैक्टर के बारे में समझ में आया? ठीक है, सबके समझ में आ गया भाई फैक्टर के बारे में। उसके बाद हमने कॉमन फैक्टर समझ लिया, उसके बाद हमने मल्टीपल समझ लिया, कॉमन मल्टीपल समझ लिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब शुरुआत होगी हमारे चैप्टर की, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, है ना। अब मैंने बच्चे से पूछा कई बार कि भाई एचसीएफ की फुल फॉर्म बताओ, तो पता होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। लेकिन वहां जैसे ही एलसीएम पूछते हो तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बोल दे जल्दबाजी में, है। तो वो क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बात समझ में आ रही सबके? ठीक है, चले भाई आगे हेडिंग लगा लो अपनी इस पे कॉपी पे। एचसीएफ, यहां से शुरुआत होगी चैप्टर की। अभी तो हम बेसिक चीज पढ़ रहे थे। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसी का जो हिंदी में नाम होता है वो क्या होता है भाई, क्या होता है, महत्तम समापवर्त्य या समापवर्तक, वर्तक है ना। किसी से पूछना लघुत्तम समापवर्त्य, बस ऐसा कर देगा वो, बताने का नहीं सही क्या है, वो क्या बोल रहा, लास्ट में समापवर्तक बोल रहा कि समापवर्त्य बोल रहा, समझ रहे बात को, किसी से पूछ लियो तुम, है ना। तो एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या होगा, महत्तम समाप वर्तक, क्योंकि समाप वर्तक का मतलब कॉमन फैक्टर होता है और हाईएस्ट का मतलब महत्तम होता है, समझ के बात को। तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या था, समाप वर्तक, ठीक है ना। और महत्तम समाप वर्तक ये हो गया हमारा हिंदी में नाम, है ना, जिसको हम कई बार किस तरीके से बोलते हैं, शॉर्ट रूप में मैसे, इसको हम मैसे भी बोलते हैं, मैसे, लैसे मैसे, है ना। तो ये मैसे महत्तम समाप वर्तक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो ये आपने लगा लिया हेडिंग, तो इसमें आप लिखना शुरू कर दो कि ये क्या चीज है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन समझो पहले तो लिखिएगा भाई डेफिनेशन में, बोलो। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा महत्तम, महत्तम का मतलब बड़े से बड़ा। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। तो मैंने क्या बोला कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी कि शेषफल 0 बचा दे, समझ रहे बात को। यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए और जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे, वो परिभाषा बनी हमारी, ठीक है ना। यानी कि दी गई संख्याओं में कोई भी संख्या हो हमारे पास, दी गई संख्या है कोई भी हो सकती है, मतलब 3 अंकों की हो सकती है, 4 अंकों की हो सकती है, 2 अंकों की हो सकती है, या सिंगल अंक की हो सकती है, ठीक है ना। तो ये कह रहा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है ना, समझ रहे बात को। चलिएगा एग्जाम्पल में समझो उस बात को। क्या हुआ, थक गए, इतनी जल्दी थक गए। देखो एग्जाम्पल से समझो, 16, 24 और 32, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, 16, 24, 32। तो ये हमारी दी गई संख्या है कि नहीं, 16, 24, 32, ये क्या है भाई, ये हमारी दी गई संख्या है। अब हमें देखना है कि इनको काटने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इनको काटने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बताओ। वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखा हुआ है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो दी गई संख्या है हमारे पास 16, 24, 32 है। तो सबसे बड़ी संख्या, दुनिया में सबसे बड़ी संख्या जो होगी जो इन तीनों को काट दे, तो वो एचसीएफ बनेगा। तो क्या होगा, 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32। 8 से बड़ा नंबर देखो है क्या कोई जो तीनों को काटता हो, नहीं काटता ना। छोटे नंबर तो है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, लेकिन 8 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को काट दे, समझ रहे बात को। तो इसका मतलब 8 क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा। 8 क्या होगा भाई, इन तीनों संख्या होगा एचसीएफ होगा। बोलो बात समझ में आई क्या। तो एचसीएफ, एचसीएफ क्या बना इनका, 8। तो 8 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है। इस 8 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 16, 24, 32 तीनों को काट दे, समझ रहे बात को। 8 से बड़ा तो नहीं है ना, छोटे तो है, छोटा तो 1 भी है, 1 से भी कट रहे तीनों, है ना। 2 भी है, 2 से भी कट रहे तीनों, है ना। 4 भी है, 3 से तो 24 कटेगा, 32, 16 कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो 4 है फिर उसके बाद, और उसके बाद फिर क्या है, 8 है। तो छोटे तो ये 3 है, लेकिन 8 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को काटता हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा फिर हमारा, 8 होगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है बात, ठीक है। तो कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है वही क्या कहलाता है, हमारा एचसीएफ कहलाता है। ये चीज हमारे समझ में आ चुकी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल ले रहा,
24, 48 और एक 72। तो मैं पूछ लूं कि बताओ इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 24, 48, 72 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 24, 48, 72 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या 24 है क्या? 24 है क्या? तो 24 से बड़ा ऐसा कोई नंबर है जो तीनों को काटता हो? नहीं, 24 से बड़ा तो नहीं है कोई नंबर ऐसा। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया? 24। इनका एचसीएफ कितना आ गया भाई? 24 आ गया। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? 24 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो तीनों को काट दे। 24 से छोटे तो बहुत है जो इन तीनों को काटेगा, लेकिन 24 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को काट दे। बात समझ में आ रही? अब एक छोटी सी बात नोटिस करना तुम, ठीक है ना? अगर तुमने करी होगी तो ध्यान दो इस बात पे। मुझे एक बात बताओ, जो एचसीएफ है वो 16 से बड़ा बना? वो 24 से बड़ा बना? 32 से बड़ा बना? नहीं। तो इसका मतलब दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटा नंबर होता है, दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटा नंबर होता है, छोटा नंबर क्या है? 16। तो एचसीएफ याद रखना मेरी बात को, सबसे बड़ी बात बता रहा है, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से हमें एलिमिनेशन अगर लगाना होगा, एचसीएफ पूछता है तो हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना? कि जो एचसीएफ होता है हमारा, वो पहली बात तो दी गई संख्याओं से छोटा होता है या फिर बराबर हो सकता है। समझो कैसे? मतलब जो एचसीएफ 8 आया, तो 8 जो है दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटा नंबर है, या तो वो 16 खुद बन सकता है या 16 का कोई फैक्टर होगा। यानी कि सबसे छोटा नंबर भी हमारा एचसीएफ बन सकता है। दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटा नंबर होता है वो हमारा एचसीएफ बन सकता है। अगर वो नहीं है तो उसका कोई फैक्टर होगा, अगर वो नहीं है तो उसका कोई फैक्टर होगा। तो कभी भी एचसीएफ दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा छोटा या बराबर तो हो सकता है। दी गई संख्याओं में से कोई एक नंबर ऐसा होगा उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन उसका फैक्टर भी हो सकता है, यानी कि छोटा हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। तो 8 दी गई संख्याओं से छोटा है, पहली बात। 8 सबसे छोटी नंबर जो है 16, उसका एक फैक्टर है क्या? 8। 24, 48, 72 है। 24, 48, 72 में सबसे छोटा नंबर क्या है? 24 है। तो एचसीएफ यहाँ पे खुद 24 बना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटा नंबर होता है, या तो वो खुद बन सकता है या फिर उसका कोई फैक्टर होगा। बोलो बात समझ में आई क्या? तो इस बात को नोट करके लिख लेना। ये चीज ना हमें ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आती है हमेशा, ठीक है ना? हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर ले इस बात का यूज करके, ठीक है ना? तो याद रखना, एचसीएफ हमेशा एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटा नंबर होता है, या तो वही बनेगा या फिर उसी नंबर का कोई एक फैक्टर। अब बताओ ये बात समझ में आई क्या तुम्हारे? सबके समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो बात मैं लिखवा रहा तुम्हें, ये नोट करके लिख लो। बहुत गहरी बात बता दी मैंने तुम्हें, किसी किताब में नहीं लिख रही है चीजें, ठीक है ना? कि एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं में से जो सबसे छोटा नंबर होता है, या तो वही बनेगा या फिर उसी नंबर का कोई एक फैक्टर बनेगा, ठीक है ना? तो ये 2 एग्जाम्पल इस बात को साबित करते हैं, ठीक है ना, कि जो सबसे छोटा नंबर है उसका फैक्टर आ गया यहाँ पे, है ना? हालांकि फैक्टर तो ये 24 का भी है, 32 का भी है, लेकिन हम फोकस करते हैं छोटे नंबर पे। बात समझ में आई? ठीक है। और जो सबसे छोटा नंबर है 24 है, खुद यही बन गया इसमें यहाँ पे। समझ रहे बात को? हालांकि 24 खुद 48 और 72 का एक फैक्टर है, ठीक है ना, लेकिन हम बात कर रहे हैं छोटे नंबर की। छोटे नंबर को फोकस करते हुए चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। इसके बाद लगाओ आप एलसीएम हेडिंग। ठीक है, चले भाई आगे। रुकू, इतना ज्यादा लंबी होगी क्लास? अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, 49 मिनट की तो ही है।
नहीं, एलसीएम करवा के नहीं, कंसेप्ट खत्म करके फिर रुकेंगे बस, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम थोड़ा मतलब विश्राम लेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे, ठीक है। तो चलो हेडिंग लगाओ अपनी कॉपी पे, एलसीएम। एलसीएम, ठीक है, लगाओ भाई हेडिंग एलसीएम। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को लघुत्तम समापवर्तक की समापवर्त्य, समापवर्त्य ये बोलते हैं हम इसको हिंदी में, लघुत्तम समापवर्त्य, या फिर ले से भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ले से, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई तुम्हारे। देखो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब छोटे से छोटा है ना, तो यहां पे भी हम डेफिनेशन में वही बात करेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या, क्लियर होगी बात, वह छोटी से छोटी संख्या, तो लिखो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक बार इधर देखना मेरी तरफ, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने क्या बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका मतलब यहां पे कर क्या रहा है कि दी गई संख्याएं किसी को काट रही है, किसी को डिवाइड करेगी। बात समझ, दी गई संख्याएं किसी दूसरी संख्या को काट रही है। लेकिन यहां पे क्या था भाई, यहां पे क्या था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। यहां पे दी गई संख्याओं को काटा गया है, और यहां एलसीएम में क्या है, दी गई संख्या किसी को काटती है। फर्क है कि नहीं बात में? अगर दी गई संख्या किसी को काटेगी ना, तो समझना कि वो अपने एलसीएम को काटेगी। समझ रहे बात को? अगर दी गई संख्याओं को काटा गया तो ये समझना कि दी गई संख्याओं को कौन काट सकता है, उनका एचसीएफ काट सकता है। बात समझ में आ रही? ठीक है, अगर दी गई संख्याओं को काटा जाएगा तो वहां पे एचसीएफ होगा, और दी गई संख्या अगर किसी को काटेगी तो वहां पे एलसीएम होगा। याद रखोगे? तो एचसीएफ में होगा क्या, एचसीएफ में भाई एक शब्द से अगर मैं कहूं कि इसको मैं एक शब्द से अगर डिफाइन कर दूं तो मैं एक शब्द में लिख सकता हूं उस बात को कि भाई दी गई मतलब क्या होगा, यहां पे कटेगा। यहां क्या होगा, कटेगा। मतलब क्या कटेगा, दी गई संख्या कटेगी। समझ रहे बात को? एक शब्द से ही पता लग गया कि यहाँ पे दी गई संख्या कटेगी। यानी कि कटने का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि तलवार चल गई। कटने का मतलब डिवाइड करना है, अगर मैं आसान भाषा में तुम्हें समझाने का प्रयास करूं। ठीक है, कि जहां पे कटेगी तो समझो दी गई संख्या कट रही है, इसका मतलब वो एचसीएफ काटेगा। बात समझ में आ रही? और यहां पे मैं बोल सकता हूं कि भाई काटेगा, यहां क्या होगा, काटेगी। ऐसे लिखो, काटेगी, काटेगी। तो काटेगी यानी कि दी गई संख्या है किसी को काटेगी, यानी कि काटेगी का मतलब क्या होगा कि पूर्णतः विभाजित करेगी। तो एक जगह खुद कटेगी और एक जगह खुद काटेगी, तो फर्क है कि नहीं बातों में? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो एक शब्द से ही पता लग गया तुम्हें एचसीएफ की परिभाषा। देखो क्या है, एलसीएम की परिभाषा क्या है। एलसीएम की परिभाषा एक शब्द काटेगी, किसको, दी गई संख्या है काटेगी, किसको, एलसीएम को काटेगी। ठीक है ना। और वहां पे क्या था, कटेगी, यानी कि कटेगी यानी कि खुद कटेगी। ठीक है, और यहां पे क्या होगी, काटेगी यानी कि किसी को काटेगी, और किसी को काटेगी इसका मतलब एलसीएम को काटेगी, और कटेगी यानी कि एचसीएफ से कटेगी। अब बताओ समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चले भाई आगे।
तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मैथमेटिकल भाषा में मैंने बिल्कुल साफ सुथरी लैंग्वेज लिखवा दी, अपनी भाषा में मैंने अपने शब्द में कांटे की लिखवा दी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो भाई, अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया 15, 20, 30 और एक 40, ये चार संख्या ले ली मैंने कि 15 है एक संख्या, 20 है एक संख्या 30 है और एक संख्या 40 है। तो मुझे निकालना है इसका एलसीएम। मुझे क्या निकालना है? इसका एलसीएम, यानी कि एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो और 15 के भी पाड़े में आता हो, 20 के भी पाड़े में आता हो, 30 के भी पाड़े में आता हो, 40 के भी पाड़े में आता हो, और जो संख्या किसी के पाड़े में आती है इसका मतलब वो उससे पूर्णतः विभाजित होती है। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। तो मुझे निकालना है इनका क्या? एलसीएम। तो बताओ ऐसी सबसे छोटी संख्या दुनिया में कौन सी मौजूद है? ऐसी जो सबसे छोटी संख्या हो और इन चारों संख्याओं से कटती हो, बताओ क्या होगी? 120। 120 से छोटा ऐसा कोई नंबर है जो चारों के पाड़े में आती हो? बोलो भाई, 120 की बात करें, है ना। तुम एक काम करना, जब भी एलसीएम देखते हैं ना, जिस तरीके से मैंने तुम्हें इधर बताया ना पीछे कि हम क्या देखते हैं, अगर एचसीएफ देखते हैं तो हम दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटा नंबर होता है, दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटा नंबर होता है उसी पे फोकस करते हैं। तो यानी कि छोटा नंबर 16 था, ये तो 16 खुद एचसीएफ बनेगा या 16 का कोई फैक्टर बनेगा, सिंपल सी बात है। समझ रहे बात को? 24, 48, 72 है, या तो 24 खुद एचसीएफ बनेगा या 24 का कोई फैक्टर बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पे हम किस तरीके से देखते हैं कि अगर हमारे पास 15, 20, 30, 40 नंबर है और हमें एलसीएम की बात करनी है, तो तुम यहां पर सबसे बड़े नंबर पे फोकस करो। यहां पर किस पे फोकस करोगे? सबसे बड़े नंबर पे फोकस करना, यहाँ पे एलसीएम में सबसे बड़े नंबर पर। क्लियर है? यानी कि ये तो एलसीएम खुद बड़ा नंबर होगा या फिर इसका कोई मल्टीपल होगा, इसके पाड़े में आने वाली संख्या होगी। तो 40 तो 15 से नहीं कटता, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। 40 का पाड़ा पढ़ दो, 40 दूनी 80, 80 भी नहीं कट रहा 15 से। 40 दिए 120, 120 दिख रहा मुझे, 120 भाई 15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा। तो 120 से छोटा ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, 120 से छोटा ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो सबसे कट जाए। देखने का तरीका समझ में आ गया कि किस तरीके से हम देखते हैं, किस तरीके से हम जल्दी एलसीएम निकालते हैं, किस तरीके से हम जल्दी एचसीएफ निकालते हैं। बात समझ में आ रही? तो एचसीएफ देखेंगे हम, छोटे नंबर पे फोकस करोगे हमेशा। एलसीएम देखोगे तो बड़े नंबर पे फोकस करना हमेशा। यानी कि मैं कह सकता हूं या तो एलसीएम खुद बड़ा नंबर होगा या उसका कोई मल्टीपल होगा। क्लियर हुई बात? ठीक है ना। ये चीजें किसी भी किताब में नहीं मिलने की तुम्हें लिखी हुई, ये चीजें ना प्रैक्टिस से समझ में आती है कि भाई ऐसा होता है। समझ रहे बात को? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। ठीक है। तो 120 से छोटा नंबर तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन 120 से बड़े नंबर तो दुनिया में बहुत सारे मौजूद है और बहुत सारे को अनंत बोलते हैं। समझ रहे बात को? तो 120 के पाड़े में आने वाली सभी संख्याएं इन सब संख्याओं का कॉमन मल्टीपल होगी, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होगी। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 120 ही है, 120 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो सभी से कट जाए। बात समझ में आई? तो एचसीएफ समझ में आया तुम्हारे? एलसीएम समझ में आया? तो इस बात को भी नोट करके लिख लेना जो मैंने अभी बताई तुम्हें बात, नोट में डाल दो इस बात को भी। ये सबसे गहरी बात बता दी मैंने तुम्हें, है ना, 1 लाख की बात बता दी है। अब देख लो, तो लिखो, दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ा नंबर होता है ये तो एलसीएम वो खुद होता है या फिर उसका कोई मल्टीपल होता है। तो ये बात लिखना है, दी गई संख्याओं में, दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ा नंबर होता है या तो एलसीएम वह खुद होगा या उसका कोई एक मल्टीपल होगा, या उसका कोई एक
मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब गुणज होगा। बात समझ में आ रही क्या? मल्टीपल होगा यानी कि बड़ी संख्या का पढ़ा पढ़ दो तुरंत, ठीक है ना, बस अपना आप निकल जाएगा कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। यहां तक कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। समझ में आ रहा भाई सबके? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब तक हमने क्या क्या जान लिया? अब तक हमने अपवर्तक यानी कि गुणनखंड समझ लिया, फैक्टर समझ लिया। दूसरी चीज में हमने पढ़ा था समापवर्तक, यानी कि समापवर्तक बोले तो कॉमन फैक्टर, है ना, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। तीसरी चीज हमने पढ़ी अपवर्त्य। अपवर्त्य यानी कि मल्टीपल। अपवर्त्य यानी कि मल्टीपल, ठीक है ना, यानी कि गुणज, है ना। फिर चौथी चीज हमने पढ़ी समापवर्त्य यानी कि कॉमन मल्टीपल और बेनिष्ठ गुणज, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। और उसके बाद पढ़ा हमने एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये 6 पॉइंट हमने अब तक पढ़ लिए। इन 6 पॉइंट में बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लो। 6 पॉइंट में कोई डाउट हो तो बोलो जल्दी। कोई पॉइंट वो नहीं है? चले फिर आगे। अरे मुर्गा, चले भाई आगे फिर। चलो फिर आगे चलेंगे। अभी नोट कर लो, जल्दी नोट करो। अभी वो क्या नहीं करते, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। तो बस वही काम है। खा लेंगे खाना खा लेंगे, देख ले मैंने टिफिन रखे यहाँ, है ना। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है कि? नोट करो फटाफट। हो गया भाई? अब आगे बढ़ो भाई। अब छोटे छोटे मैं कंसेप्ट बताऊंगा तुम्हें। कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो ये है कि गणित कभी भी रटन आ जाए, है ना, वो हमेशा समझना चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज मैं समझाने का प्रयास करूंगा तुम्हें, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं कोई नंबर ले रहा हूं, कोई भी नंबर ले लो, तुम ले लो भाई। 20 ले लिया एक संख्या मैंने, छोटे छोटे नंबर से समझो। 20 ले लिया, 25 ले लिया और एक संख्या और ले लो 60। ये संख्या ले ली भाई मैंने 20, 25, 60, ये दी गई संख्या होगी। अब मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि इनका एचसीएफ बताओ क्या होगा। इनका एचसीएफ क्या होगा और इनका एलसीएम क्या होगा? बताओ जल्दी। इनका एचसीएफ क्या होगा और इनका एलसीएम क्या होगा? बताओ। 20, 25, 60 का एचसीएफ कितना है और 20, 25, 60 का एलसीएम कितना है? दोनों चीज बताओ अगर तुम्हारे ये चीजें समझ में आई तो। एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताओ। एचसीएफ कितना? 5। एलसीएम कितना? एलसीएम 180। एलसीएम 180। क्या 25 से घटेगा एलसीएम? 180 25 से घटेगा? नहीं घट रहा ना। देखो एचसीएफ का मतलब है, एचसीएफ का मतलब क्या बताया था? छोटे नंबर पे फोकस करना है, या तो खुद होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। 20, 25, 60 में 20 दिखाई दे रहा छोटा नंबर, तो छोटा नंबर बेचारा 20 तो खुद हो ही नहीं सकता, 20 से 25 नहीं घटेगा, तो इसका मतलब कोई फैक्टर है इसका। अब 20 का फैक्टर 5 भी है, 10 भी है, 4 भी है और भी 2 भी है। समझ रहे बात को? तो अब मुझे ये देखना है कि उस फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो तीनों को काट दे। तो मुझे 5 दिखाई दे रहा, 5, ठीक है ना, 5 दिखाई दे रहा भाई। 20 के फैक्टर क्या क्या हो सके? 4 पंजे 20, 2 गुणा 2 गुणा 5, क्या क्या हो सकता है फैक्टर? 2, 4, 2 दूनी 4, 5, 2 पंजे 10, 10 और 1 भी हो सकता है फैक्टर। 5 दूनी 10 दूनी 20। और बताओ और तो नहीं हो सकते ना 20 के फैक्टर, ठीक है ना। और इसमें हमें देखना है जो बाकियों को भी काट दे, 25 को भी और 60 को भी। तो मुझे इस 5 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं नजर आ रहा, इस 5 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं नजर आ रहा जो सबको काटता हो। समझ रहे बात को? हालांकि तो मैंने समझा दिया इतना खोल के, लेकिन इतनी जरूरत नहीं थी, ठीक है। समझ गए बात को कि एचसीएफ क्या हो गया फिर? 5 जो सबको काट दे। तो 5 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 20 को भी काट दे, 25 को भी काट दे और तुम्हारा 60 को भी काट दे। कोई दिक्कत तो नहीं। अब एलसीएम में मैंने कहा था कि तुम बड़े नंबर पे फोकस करो। बड़े नंबर ये तो खुद बड़ा नंबर होगा या उसका कोई मल्टीपल होगा। तो 60 दिखाई दे रहा, 60 खुद नहीं होगा। 60 दूनी 120, 120 से 20, 120 20 से तो घटेगा लेकिन 25 से नहीं घटेगा। 36 18 180, 180 20 से घटेगा लेकिन 25 से नहीं घटता। 6 चौक 24, 240, 240 25 से नहीं घटेगा। 6 पंजे 30, 300 आ गया और 300 सबसे घट गया। तो इसका मतलब 300 है क्या? बोलो समझ में आई क्या नहीं?
हालांकि मैं तुम्हें बताऊंगा एल्शियम निकालने का तरीका अलग होता है, गुणनखंड विधि होती है, भागफल विधि होती है, भाग विधि भी होती है और गुणनखंड विधि भी होती है। एचसीएफ में भी यही होता है, गुणनखंड विधि होती है और भाग विधि होती है। बात समझ में आई? लेकिन अभी तो हमें मोटे मोटे चीजें पढ़ रहे हैं, तो उसको हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि देखते ही नंबर पता लग जाए कि एचसीएफ क्या होगा और देखते ही पता लग जाए कि एल्शियम क्या होगा। एल्शियम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो छोटे से छोटा नंबर जो सबके पहाड़े में आ जाए, ठीक है ना। और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो फैक्टर, वो गुणनखंड जो सबको काट दे और सबसे बड़ा हो। समझ रहे बात को यहां तक? ठीक है। तो अब मुझे यहां से ये बताओ तुम, अरे बात नहीं भाई, यहां से मुझे एक बात बताओ, तुम बताओगे ये जो एल्शियम है 300, ये 20 25 60 का है। ये जो 5 है एचसीएफ है, ये 20 25 60 का है, दी गई संख्याओं का है। ये 300 इस 5 से पूरा पूरा डिविजिबल है या नहीं है? पक्का? ये एचसीएफ इस एल्शियम से पूरा पूरा डिविजिबल है या नहीं? 305 से कटेगा कि नहीं? 305 से कटेगा कि नहीं? कटेगा। क्या 5 300 से कटेगा? नहीं। एल्शियम एचसीएफ से कटेगा? एचसीएफ एल्शियम से कटेगा? नहीं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एल्शियम हमेशा उनके एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होता है, जबकि उनका एचसीएफ उनके एल्शियम से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। ये बताओ समझ में आई क्या बात? क्लियर हुई बात यहां पे? तो इस बात को पॉइंट बना कर लिखना है अब तुम्हें, ठीक है ना। लिखिएगा, लिखो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एल्शियम हमेशा उन संख्याओं के एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है, पूर्णतः विभाजित होता है, जबकि एचसीएफ उनके एल्शियम से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। तो यहीं पर लिख लो, जबकि उनका एचसीएफ उनके एल्शियम से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। समझे बात को? एक पॉइंट समझ में आ रहा तुम्हारे? कोई डाउट तो नहीं? पता सवाल कैसा बने यहाँ पे? इस पॉइंट पे सवाल ये बनेगा, जैसे कि कोई एग्जांपल मैं चलो दे ही देता हूं। सवाल कुछ भी बनेगा इस तरीके से बनेगा कि 2 संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ क्या मान लो, कुछ भी मान लो तुम, क्या मान लो मैं 24 ले लो, सुनो। 2 संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ 24 है, 2 संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ 24 है, यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या है? 24 है। तो बताइए निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प उन संख्याओं का एलसीएम हो सकता है या फिर नहीं हो सकता? समझ रहे बात को? जैसे कि मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, ए बी सी और डी, ठीक है ना। ऑप्शन में कुछ भी भर लो, 120 भर लिया मैंने, है ना। 132 नहीं, चलो 133 ले लो, है ना। 259 ले लो, $259 ले लिया मैंने। $312 की जगह तुम कुछ और ले लो, $315 ये दे दिया भाई मैंने।
कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 है, तो बताइए निम्नलिखित चार विकल्पों में से उनका एलसीएम कौन सी संख्या हो सकती है, कौन सा विकल्प हो सकता है। ठीक है ना, कौन सा विकल्प हो सकता है। अब हमें इस पॉइंट के बारे में पता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके एचसीएफ से कटता है, लेकिन एचसीएफ उनके एलसीएम से नहीं कटेगा, ये तो हमें पता ही है ना। तो मैं बस ये देखूंगा कि 24 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है और कौन सा ऑप्शन नहीं कटता। तो 24 से ये बताओ तुम 133 कटेगा क्या, नहीं कटता, तो ये कभी आंसर नहीं हो सकता, एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, ये 259 नहीं कटता, 315 नहीं कटता, केवल एक ही ऑप्शन 120 ऐसा है जो कटेगा, तो इसका मतलब ये एलसीएम हो सकता है। समझ रहे बात को, दो संख्याओं का एलसीएम हो सकता है, तो इसका निगेटिव भी हो सकता है। चार ऑप्शन कटेंगे, चार में से तीन ऑप्शन कटेंगे, एक ऑप्शन नहीं कटेगा कि कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता, जोन सा नहीं कटेगा वही आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को, तो इस पॉइंट पे इस टाइप के सवाल पूछता है कई बार। क्लियर होगी बात, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रही चीजें। हाँ भाई, समझ में नहीं आया, आ रहा समझ में, चलो नेक्स्ट चले भाई, अगला कंसेप्ट समझो। अगला कंसेप्ट समझो, बात नहीं भाई, अगला कंसेप्ट समझो। इस बात को भी एग्जाम्पल से समझो। पहले एक कोई एग्जाम्पल ले लो अपनी मर्जी से, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, बहुत आसान आसान से नंबर लेने ताकि चीजें क्लियर रहे। एक संख्या मैंने 20 ले ली और एक संख्या मैंने 25 ले ली। ठीक है, एक संख्या मैंने 20 ले ली और एक संख्या मैंने 25 ले ली। अब मुझे बताओगे तुम इनका एचसीएफ कितना है, कितना है, इनका एलसीएम कितना है। एलसीएम वो नंबर जो सबसे छोटा और दोनों के पाड़े में आता हो, वो नंबर जो सबसे छोटा हो और दोनों के पाड़े में आता हो, क्या होगा, 100 होगा। 100 के अलावा कोई और नंबर तो नहीं है, 100 से छोटा कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो एलसीएम है वो 100 है। बात बताओ समझ में आ रही क्या, इन दोनों का जो एलसीएम है इसका मतलब 100 है। 100 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 20 के भी पाड़े में आ जाए और 25 के भी पाड़े में आ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, और एचसीएफ क्या होगा, 5। 5 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे। क्लियर है बात, तो हमें एचसीएफ का भी पता लग गया और एलसीएम का पता लग गया। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस 5 की मल्टीप्लाई 100 में कर दूं, इस 5 की मल्टीप्लाई इस 100 में कर दूं, तो क्या बनेगा, 500। अरे क्या हो गया, तो 2 मिनट यहां देख लो, अभी दर्द वरद को भूल जाओ, है ना। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 100 में कर दूं तो क्या बनेगा, 500। 500 बनेगा कि नहीं। और अगर मैं इस 20 की मल्टीप्लाई 25 में कर दूं तो, इस 20 की मल्टीप्लाई इस 25 में कर दूं तो क्या बनेगा, 500 बनेगा क्या, नहीं 500 बनेगा, इधर भी और इधर भी, तो दोनों बात बराबर है। इसका मतलब ये, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। कह सकता हूं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का, कोई भी दो संख्या, दुनिया का कोई भी दो नंबर उठा लो, है ना, उन दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा उनके एचसीएफ और उन्हीं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा हमेशा। तो ये बात लिखो अब इस बात को, ठीक है, लिखो किन्हीं भी दो संख्याओं का, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। याद रखना कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे पास एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, दो संख्याएं हैं, एक ए है और एक बी है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा हमेशा इन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और इन्हीं संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा।
बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो ये कर लो खोपचे में बंद, ठीक है ना। ये हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये होगा हमारा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना, कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे डायरेक्ट सवाल मिलता है भाई हमें, कितने चीज है हमारे पास, कितने वेरिएबल है हमारे पास? एक ए है, एक बी है, एक एचसीएफ है और एक एलसीएम है। चार चीजें हैं, यानी कि इस फॉर्मूले में चार चीजें हैं। और एग्जामिनर क्या करेगा, इन चार में से कोई भी तीन चीज देगा, एक चीज पूछ लेगा। क्लियर होगी बात? कि दो संख्याएं हैं जिनमें से एक संख्या की वैल्यू ये है और उनका एचसीएफ इतना है और एलसीएम इतना है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, या फिर बोल देगा कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम बताइए क्या होगा। तो वो डायरेक्ट गुणनफल भी दे सकता है, गुणनफल ए और बी का प्रोडक्ट दे देगा, डायरेक्ट वैल्यू दे देगा। बात समझ में आ रही? एचसीएफ दे देगा, पूछ लेगा एलसीएम कितना है। ठीक है, तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। कर लोगे तुम इस पे क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं किसी को? समझ में आ रही बात यहां तक? ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक? तो लिखो अगला पॉइंट, बोल लूं? आगे बढ़ोगे तो लिखो अगला पॉइंट। आगे नहीं आ भरने के तुम संडे को आने की है कि नहीं? तुम कह रहे पक गयास, तो सुबह से पढ़ते पढ़ते रेस्ट तो दिया था है, रिजल्ट निकल रहा। अच्छा, यहां तक ही कर दूं बंद? हो गया? छक लिए है, छक भी लिए और थक भी लिए। चलो ठीक है, तो बस आज यहाँ तक ही कर लो फिर है, और बाकी जो है कल यहाँ से ही शुरू करेंगे, है ना। चलो ठीक है, तो वेलकम वेलकम, जय हिंद जय हिंद।